मूल अधिकारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी कड़ी में बताएंगे कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर अनुच्छेद 12 और 13 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं मूल अधिकारों में संशोधन। तो स्पष्ट हो लें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद समेत मूल अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यद्यपि यहाँ तमाम न्यायिक विवाद रहे हैं जिनकी चर्चा भी हम थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले शंकरी प्रसाद मुकदमे में 1951 में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किंतु गोलकनाथ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी जटिलता के क्रम में 24वां संविधान संशोधन आया और जहां संसद की संशोधनीय शक्ति को स्वीकार कर लिया गया। तो अब संसद फिर सर्वोच्च हो गई, संसद संशोधन कर सकती है। इस संशोधन को केशवानंद भारती मुकदमे में चुनौती दी गई। चुनौती को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हम संसद के संशोधन की शक्ति तो स्वीकारते हैं, किंतु संशोधन उसी सीमा तक जिससे मूल ढांचा न बिगड़े। विदित हो लें कि केशवानंद भारती विवाद से ही मूल ढांचे की अवधारणा भी अस्तित्व में आई, जो अलग से कभी चर्चा का विषय होगी। तो संसद की संशोधनीय शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मुकदमे में माना और कहा कि संशोधन हो सकता है, शर्त है कि मूल ढांचा बिगड़ने न पाए। अब तमाम जटिलताएं हो गई, संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, मूल ढांचा न बिगड़ने पाए। उपरोक्त जटिलताओं के दृष्टिगत संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 68 में खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया। खंड 4 और 5 जोड़ने के बाद यह तय पाया गया कि भारत की संसद मूल अधिकारों समेत संविधान के अन्य भागों में संशोधन कर सकती है। यह न्यायालय को प्रश्नगत नहीं होगा, यानी कि संसद को संशोधन की अंतिम शक्ति प्राप्त है। न्यायालय केवल यह देख सकता है कि क्या विधायिका ने अपने शक्तिमत्ता का अतिक्रमण तो नहीं किया है, संशोधन मनमाने ढंग का तो नहीं किया है, तो यह अपनी सीमा से परे जाके कोई काम तो नहीं किया है। न्यायालय इस चीज़ का संज्ञान कर सकता है, किंतु सामान्य तौर पर ऐसे संशोधन जो संसद द्वारा किए जाएंगे मूल अधिकारों में, न्यायालय को सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत नहीं होंगे। कुल मिलाजुला कर संसद की संशोधनीय शक्ति अनुच्छेद 368 खंड 4-5 के अधीन स्वीकार कर ली गई। अब पिछली बातें वैसे की वैसे रह गई। इस नाते मिनर्वा मिल्स विवाद में फिर यह चैलेंज किया गया कि इससे मूल ढांचा ही बिगड़ जाएगा। तो यह न्यायालयीन विवाद है, इस पर उतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम सत्य है कि भारत की संसद अनुच्छेद 368 खंड 4-5 के अधीन संशोधन कर सकती है। बस अब हम अनुच्छेद 12 से 35 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 12 पे आएंगे, जहां पे राज्य को डिफाइन किया गया। राज्य को डिफाइन करने के पहले राज्य की डिफिनीशन अनुच्छेद 12 में कदाचित इस कारण दी गई है क्योंकि राज्य से मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए। तो राज्य को विधिक अवधारणा के धरातल पर डिस्कस करने से पहले राज्य और राष्ट्र की आप अवधारणा समझ लें। तो राज्य एक विधिक निकाय है, राष्ट्र एक भावप्रवण निकाय है। राज्य में कुछ जन होने चाहिए, कुछ भूक्षेत्र होने चाहिए और प्रभुसत्ता होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या, भूक्षेत्र और प्रभुसत्ता। राष्ट्र में ये तीनों तत्व अनिवार्य रूप से रहेंगे
किंतु एक विशेष संस्कृति की समाविष्टि हो जाएगी। अब हो जाएगा राष्ट्र। आई मीन जनसंख्या धन भूक्षेत्र धन प्रभुसत्ता बराबर राज्य। राष्ट्र बराबर जनसंख्या भूक्षेत्र प्रभुसत्ता धन विशेष संस्कृति की समाविष्टि। कुल मिला जुला कर के राज्य एक विधिक निकाय है और राष्ट्र एक भावप्रवण निकाय है। राज्य कानून बनाता है और कानून का प्रवर्तन कराता है। तो इसी आलोक में अनुच्छेद 12 को देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 12 राज्य को इस तरीके से डिफाइन करता है, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य के अंतर्गत भारत की संसद और प्रत्येक राज्यों की सरकारें, भारत की संसद और भारत सरकार तथा राज्यों के विधानमंडल उनकी सरकारें तथा राज्य नियंत्रणाधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य की कोट में आएंगे। तो भारत की संसद राज्य है, विधानमंडल राज्य है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य की कोट में आएंगे। सरलीकरण यह है, वह निकाय जो कानून बना सके और कानून का प्रवर्तन भी करा सके उसे राज्य कहते हैं। स्थानीयता की सीमा में अपरिभाषित तौर पर, अनौपचारिक तौर पर, घरेलू तौर पे आपका घर भी राज्य है, क्योंकि वहाँ पे आपके माता पिता, आपकी बड़ी भाभी और बड़ा भाई मिलकर कुछ कानून बनाते हैं, बाकी लोग उसको फॉर्मुलेट कराते हैं। तो राज्य एक विधिक निकाय हुआ जो कानून बनाए और जिनमें कानून के प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त हो। तो संसद और विधानमंडल राज्य हुए। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अध्यादेश आदि जारी करने की शक्ति और उनके प्रवर्तन कराने की शक्ति हो, उसे स्थानीय प्राधिकारी कहेंगे। इस आधार पर नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें, इम्प्रूवमेंट सेटलमेंट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि राज्य की कोट में आएंगे। अन्य प्राधिकारी में जैसे आपके अन्य निगम और निकाय जैसे सैनिक स्कूल भी राज्य की कोट में आएंगे। सरलीकरण ये हुआ जहाँ से कानून बन सकता हो और उसी से कानून का प्रवर्तन भी हो सकता है, ऐसे वैधानिक निकाय को हम राज्य कहेंगे। अब हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में कहा गया कि मूल अधिकारों से विधि की असंगतता। कौन सी विधियां या जो विधियां मूल अधिकारों के असंगत होंगी उनका क्या मूल्य होगा? तो सरल मूल्य समझे, नल एंड वाइड, कोई मूल्य नहीं होगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का मूल्य शून्य होगा। अब संविधान पढ़ने का तरीका, कभी कभी क्या होता है, अनुच्छेद 13 खंड 1-2 नियम है, 4-5 उसके डिटेल हैं, 4-5 उसके 3-4 उसके व्याख्याएं हैं, उसके एक्सेप्शन हैं। तो इसी तरीके से समझें। अनुच्छेद 13 का खंड 1 कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक उल्लंघनीय होंगी जिस सीमा तक भारतीय संविधान के इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के असंगत। खंड 3 में प्रवृत्त विधि को डिटेल किया गया है। प्रवृत्त विधि का मतलब यहाँ पे यह है कि वह विधि जो भारत के राज्य में स्वतंत्रता मिलने के दिन विधि का बल रखती हो, अध्यादेश के रूप में जानी जाती हो। सरलीकरण यह है कि जब संविधान बना, देश स्वतंत्र हुआ, तो ऐसा नहीं कि पहले कोई कानून नहीं था। तो यदि ऐसा कानून जो चलन में हो, प्रवृत्त विधि में हो, चलन में हो, अगर वह मूल अधिकारों के संगत है तब तो कोई बात ही नहीं, वो संविधान ही है। और यदि ऐसा नहीं तो वो विधि शून्य है। मूल अधिकारों के असंगत कोई भी विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो, चलन में हो, चाहे अध्यादेश हो, रूढ़ि हो, प्रथा हो, आदेश हो, यदि मूल अधिकारों से संबद्ध है तो ठीक है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है, वो शून्य है। इसी तरीके से खंड 2 कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यून करे, छीण करे, कम करे
यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो उल्लंघन की सीमा तक उल्लंघनीय होगी। उस विधि का भी कोई मतलब नहीं होगा जो मूल अधिकारों को कम करे, न्यून करे और छीण करे। तो इस तरीके से यहाँ दो संकेत शब्द हुए, विधि और प्रवृत्ति विधि। तो प्रवृत्ति विधि का मतलब होगा जो विधि चलन में हो, पहले से आ रही हो, संविधान के समय अस्तित्व में हो। और विधि का मतलब होगा कोई अधिदेश, कोई आदेश, कोई अध्यादेश, कोई नियम। तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों को कम करे। चलन की उस विधि का कोई मूल्य नहीं होगा जो मूल अधिकारों के असंगत हो। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संबंध में बहुत मूल्यमान वाला है। इसे मूल अधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार भी देता है। उन विधियों की जांच परख करने का अधिकार भी संविधान के तहत न्यायालय को देता है यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों के विरोध में खड़ी होती है। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 13। सरल शब्दों में उस विधि का कोई मूल्य नहीं है जो मूल अधिकारों को कम करे, न्यून करे या असंगत हो। आगे हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे चौथी कड़ी में। तो समता के अधिकार की पहले अधिकार की चर्चा करेंगे जो 14 से 18 के बीच में आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगली कड़ी में अनुच्छेद 14 की चर्चा करेंगे और जिसमें समता के अधिकार जो 14 से 18 में दिए गए हैं, पहले संदर्भ की चर्चा करेंगे जहां कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे संकेत शब्द विधि और विधियाँ हैं, जिसे इस बीच आप देखते रहिएगा कि विधि तो थी, विधियाँ शब्द भी अनुच्छेद 14 में क्यों डाली गई, क्यों अनुस्यूत की गई, उसका क्या अभिप्राय है, ये हम अगले कड़ी में चौथी कड़ी में चर्चा करेंगे जो जल्दी आपके सामने फिर प्रस्तुत होगी। आनंद शुभकामनाएँ। हम एक बार फिर कहेंगे कि अगर IAS टॉप करना हो हिंदी माध्यम से तो हमसे संपर्क जरूर करें, हमारे संपर्क में जरूर आएँ। धन्यवाद।